जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 10 अप्रैल 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का न्यूज़ एनालिसिस हम आपके साथ करेंगे। मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल रहा था कि मैं लगातार न्यूज़ एनालिसिस आपके साथ कर सकूं। अभी भी लगातार समय नहीं मिल रहा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि वीक में 1 दिन या 2 दिन एटलीस्ट आपके लिए न्यूज़ एनालिसिस लेके आऊँ। देखो, मेरी कोशिश यह है कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें होता है, किस तरह से उसे प्रीलिम्स में यूज़ किया जा सकता है, किस तरह से उसे मेंस में यूज़ किया जा सकता है। उसके आधार पे दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण के आधार पे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम आउट हो सकता है, या उसके किस पॉइंट को हम आंसर में लिख सकते हैं ताकि आंसर हमारा बेहतर हो सके। तो ये चीज़ें हैं, इसको मैं आपको बताता हूँ और इसके लिए वर्कआउट आपको खुद करना होगा। राइट, आपको खुद इस पर वर्कआउट करना होगा। मेरा काम है यहाँ कि आपको इन्फॉर्मेशन देना कि ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ को इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को आपको अपने नोट में लिखना और उस नोट के बाद उसे अपने कॉपी में डालना, ये आपका काम होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, फर्स्ट पेज पे फिर ये न्यूज़ है। ये न्यूज़ आज से 3 महीना पहले भी मैं डिस्कस कर रहा था, 6 महीना पहले भी मैं डिस्कस कर रहा था, और यहाँ पे कुछ खास नहीं है। इस न्यूज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट है भारत चीन संबंध क्या है। भारत चीन संबंध के संदर्भ में कई सकारात्मक पॉइंट, नकारात्मक पॉइंट होना चाहिए आपके पास, और कुछ सुझाव भी आपके पास होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानकारी होना चाहिए। न्यूज़ में कुछ खास नहीं रखा। अब देखो, यहाँ पे अगर इस न्यूज़ को आप देखोगे, 50 करोड़ लिंक्ड यूजर के डाटा लीक कंपनी ने किया इनकार। तो यूजर का जो डाटा होता है, डाटा लीक को लेकर के लगातार यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ मेंस का। देखो, क्वेश्चन था बीपीएससी मेंस का कि डाटा सिक्योरिटी हैज एज्यूम्ड सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस इन द डिजिटलाइज्ड वर्ल्ड ड्यू टू राइजिंग साइबर क्राइम्स। द जस्टिस BN श्री कृष्णा कमिटी रिपोर्ट एड्रेस इशू रिलेटेड टू डाटा सिक्योरिटी। What is your view are the strength and weakness of report relating to protection of personal data in cyberspace। तो ये क्वेश्चन पूछा था 2018 में यूपीएससी ने, डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के किस तरह से हम डाटा को सुरक्षा प्रदान कर सकें। जब भी इस तरह का न्यूज़ आता है, डाटा लीक को लेकर के न्यूज़ आता है, ये चर्चा में होता है। चर्चा में होता है BN श्री कृष्णा समिति, न्यायमूर्ति BN श्री कृष्णा समिति, जिन्होंने अपने रिकमेंडेशन को सरकार को सौंपा था। उसी रिकमेंडेशन पे यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था, और उसके बाद सरकार डाटा प्रोटेक्शन बिल सरकार लेके आई थी, संसद में पेश किया गया था, और वो अभी संसद की समिति के पास विचाराधीन है। तो इसके बारे में बेसिक आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ डाटा प्रोटेक्शन को लेकर के आप क्या क्या सुझाव देंगे, इसके बारे में इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। और आज के समय में डाटा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ा स्ट्रेंथ कहा जाता है डाटा। तो इस रूप में इसको देख सकते हो। बाकी इस न्यूज़ में कुछ रखा नहीं है, इस न्यूज़ में कुछ भी नहीं रखा, वो कहीं से भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। इस न्यूज़ में बस आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि डाटा प्रोटेक्शन जो है बिल क्या है, BN श्री कृष्णा समिति का रिकमेंडेशन क्या है, और अगर आप प्रशासन में रहेंगे तो डाटा लीक को रोकने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जानकारी होना चाहिए। सेकेंड पेज पे कुछ खास न्यूज़ तो मुझे दिख नहीं रहा है। प्रीलिम्स वगैरह में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेट PCS वगैरह में ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछ सकता है कि देश के सर्वश्रेष्ठ थानों में किस किस का पोजीशन मिला है। वनडे एग्जाम वगैरह में पूछा जा सकता है। यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे। अगेन, अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में। पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के अभी तक क्या क्या किया गया है, कौन कौन सी समिति ने पुलिस रिकमेंडेशन को लेकर के क्या क्या उपाय बताए हैं, और उसको लेकर के सरकार ने अभी तक पुलिस रिफॉर्म्स को लेकर के क्या क्या किया है। ये चीज़ें आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। किस थाने को सर्वश्रेष्ठ थाने का अवार्ड मिला, ये क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछता है। अब देखो, ये टॉपिक अगर आप देखोगे तो एक नॉर्मल टॉपिक है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क में बिना पेड़ काटे दौड़ेगी रैपिड रेल। राइट, एक नॉर्मल टॉपिक है, लेकिन इसको लेकर के लगातार चर्चा में क्यों रही है। चर्चा में इसलिए रहा है कि अरावली का हाल फिलहाल में रिपोर्ट था, 2018 या 19 का रिपोर्ट था या 20 का रिपोर्ट था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में इस मैटर को लेकर के गया कि अरावली की कई चोटियां गायब हैं, अरावली के जो कई टॉप हैं वो गायब हैं। इसका मतलब अरावली के टॉप का, अरावली के चोटी का उत्खनन किया गया, उत्खनन के माध्यम से उसको समाप्त कर दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना वर्डिक्ट सुनाया था। अब देखो अरावली इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे हमारा मान लो ये भारत है, अब यहाँ पे जो है अरावली इस तरह से है, राजस्थान से शुरुआत होता है और दिल्ली तक अरावली है। अब देखो मान लो केरल से मानसून अगर इन करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे पहाड़ है, इस पहाड़ को टकरा करके यहाँ जाती है, राइट, और यहाँ से फिर टकरा करके दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में, यूपी के आसपास के क्षेत्रों में ये वर्षा करती है। अगर मान लो अरावली समाप्त हो गया तो यहाँ से जो मानसून इधर मूव करेगी ये पूरा का पूरा चले जाएगी कहाँ, तो चले जाएगी पाकिस्तान के क्षेत्र में, यानी भारत में वर्षा नहीं होगा। तो भारत में जो वर्षा होता है, खास करके नॉर्थ इंडिया में जो वर्षा होता है, उसमें अरावली की बहुत महती भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। अरावली नहीं होगा तो वर्षा, मानसून के द्वारा वर्षा नहीं होगा, तो इसलिए अरावली का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो ये इंपॉर्टेंस एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ अरावली के प्रोटेक्शन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइन था और अरावली को लेकर के सरकार ने क्या डिसीजन लिया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, और ये नेट पे सर्च करोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। तो ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ से अधिक इम्पॉर्टेंट है अरावली पर्वत, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन रहा है, और साथ ही साथ सरकार क्या कर रही है। अब देखो यहाँ पे जो है पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के लगातार चर्चा बन रही है, पिछले 2-3 साल से तो मैं लगातार सुन रहा हूँ। नागराज वाद शायद 2017 में आया था, वो भी इसी को लेकर के था। तो पदोन्नति में आरक्षण क्या होता है, इसको बेसिकली आप देखें, जाकर के इसको एक बार पढ़ लें, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब देखो यहाँ पे जैसे है, पर्वतीय युद्ध क्षमता बढ़ाएगा भारत, 10,000 सैनिकों की होगी भर्ती। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत चीन संबंध में लेकर के जो विवाद है, उस विवाद को समाधान के लिए या क्या क्या कर रही है भारत सरकार, तो बहुत सारी चीज़ भारत सरकार कर रही है। उसमें आप एक पॉइंट जरूर जोड़ दें कि पर्वतीय युद्ध क्षमता को भारत सरकार बढ़ा रही है और इसके लिए 10,000 सैनिकों की भर्ती होगी जो पर्वतीय युद्ध क्षमता में माहिर होंगे। तो इस तरह से एक पॉइंट अगर आप ये पॉइंट ऐड कर लोगे तो आपका आंसर इनरिच हो जाएगा, राइट। अब इसी तरह से देखो, एक बार इसको भी देख सकते हैं, पूर्वी भारत के विकास का शक्ति केंद्र बनेगा कोलकाता, इसको भी एक बार देख सकते हैं। लेकिन ये न्यूज़ अधिक इंपॉर्टेंट है, ट्रेड समझौता पे शुरू हुआ भारत ईयू। तो ईयू से अगर आप देखोगे, यूरोपीय यूनियन से देखोगे, तो कई क्वेश्चन आपको यूपीएससी कम से कम प्रीलिम्स में मिल जाता है, राइट। तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से देखें। साथ ही साथ ईयू भारत के जो समझौते हैं, कौन कौन सा समझौता ईयू और भारत के बीच में अभी तक हुआ है, क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है। खास करके ब्रिटेन का यूरोपीय यूनियन से एग्जिट हो जाने के बाद ईयू की महत्ता भारत के लिए बढ़ गई है, तो वो किस रूप में बढ़ी है, ब्रिटेन के यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद ईयू कैसे इंपॉर्टेंट हो गया भारत के लिए, वो जानकारी आपको होना चाहिए। देखो मैं डिटेल से एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि किसी भी न्यूज़ को कैसे पढ़ना चाहिए आज। इसको भी देख सकते हैं कि खास करके दबाव में नक्सलियों को धन देना आतंकी फंडिंग नहीं, सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे देखो 2-3 बातें, अगर मान लो नक्सली जो है किसी व्यक्ति से धन मांगता है और कहता है कि अगर आपने मुझे धन नहीं दिया तो मैं आपके पूरे खानदान को समाप्त कर दूंगा, ये आतंकी फंडिंग नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जिस तरह से सुकमा, छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला हुआ है, उसको लेकर के एक रिसेंट बहुत बड़ा का डेवलपमेंट है, यह रिसेंट टाइम का सबसे बड़ा नक्सली हमला कर सकते है। तो भारत का जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो अधिक इंपॉर्टेंट हो गया, भारत का आंतरिक सुरक्षा अधिक इंपॉर्टेंट हो गया। इस दृष्टिकोण से आपके लिए नक्सलवाद इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप मेंस दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो नक्सलवाद आपके लिए इंपॉर्टेंट अब हो जाता है। तो इसके बारे में आप पढ़ लें, इंटरनल सिक्योरिटी जीएस पेपर 3 में आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अब देखो इसको जो है
संकट काल की सफलताएं, संकट काल, कोरोना का संकट काल चल रहा है, तो संकट काल में हमारी क्या क्या सफलताएं हैं उसमें 4-5 पॉइंट इसमें दिया हुआ। और इससे पहले मैंने डिस्कस किया था कि कोरोना के समय में क्या क्या इकोनॉमी को रिकवरी करने के लिए हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि कोरोना के समय में किस तरह से एजुकेशन को लेकर के हम सकारात्मक हुए हैं, या कह सकते हो एजुकेशन हमारा रुका नहीं है, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जाम, सारी की सारी चीज़ें हो रही है। उसके अलावा अन्य पॉइंट मैं कह सकता हूँ कि आप आईएमएफ ने अनुमान लगाया है कि अगले वर्ष, अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का विकास दर जो होगा वो होगा 12.5%, ऑल टाइम हाई, राइट। तो इसका अनुमान किसने लगाया? आईएमएफ लगाया। इसी तरह से कुछ अन्य पॉइंट यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हुए हैं, इसको एक बार आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब देखो इस पर कभी मैं एक अलग से डिस्कस कर दूंगा। हिंद महासागर में क्वाड का नौसैनिक अभ्यास, क्वाड का अपना कोई अभ्यास नहीं है। जैसे मालाबार एक्सरसाइज कुछ दिन पहले हुआ था, तो मालाबार एक्सरसाइज में जो है 3 देश ऑलरेडी पार्टिसिपेट करते थे। एक आपको करते थे इंडिया, एक जापान करता था और एक अमेरिका करता था। इस बार ऑस्ट्रेलिया ने भी मालाबार एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है, तो क्वाड के चारों देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब ये जो एक्सरसाइज हो रही है इसका नाम है ला पेरोज। इसमें हिंद महासागर के क्वाड के जो 4 देश हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों शामिल हैं। अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ये चारों शामिल हैं। इसके अलावा फ्रांस भी इसमें शामिल है। तो 5 देश इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्वाड के देश के अलावा फ्रांस भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये अधिक इंपॉर्टेंट नहीं, अधिक इंपॉर्टेंट है कि क्वाड का जो संरचना है, खास करके जो बाइडेन की जो मीटिंग हुई थी अभी कुछ दिन पहले, क्वाड के राष्ट्राध्यक्षों की जो मीटिंग हुई थी जिसमें जो बाइडेन, भारत के प्राइम मिनिस्टर ने भी उसमें अटेंड किया था, तो वो मीटिंग के बाद क्वाड की महत्ता क्या हो गई? चीन को इनकाउंटर करने के लिए विश्व मानस पटल पे किस तरह से क्वाड को मजबूती प्रदान किया जा रहा है। चीन के द्वारा इसे एशियाई नाटो की संज्ञा दी जा रही है। मैंने पहले डिस्कस किया था, आपको याद होगा, कि क्वाड को क्यों नाटो होना चाहिए, क्यों नाटो नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है इसका? नाटो का मतलब ये होता है कि जो देश, नाटो में लगभग यूरोप के कई देश शामिल हैं, लगभग आई थिंक 30-40 देश से अधिक शामिल है। एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन ये देश को जो है, इसमें अमेरिका भी शामिल है। इसका मतलब होता है कि नाटो के एक देश पे हमला, मान लो चाइना ने नाटो के किसी छोटे से देश पे भी हमला किया, उसका मतलब होता है कि वो अमेरिका पे हमला कर रहा है, वो नाटो के सभी देश पे हमला कर रहा है। यानी नाटो के एक देश पे हमला मतलब पूरे नाटो पे हमला होना, और सारे के सारे नाटो के देश मिल के उसको जवाब देंगे। तो ये चीज़ अब इधर देखो, क्वाड अगर होता है तो यानी भारत पे मान लो चीन हमला करता है, इसका मतलब यह होगा कि चीन जो है अमेरिका पे भी हमला कर रहा है, चीन जापान पे भी हमला कर रहा है, चीन ऑस्ट्रेलिया पे भी हमला कर रहा है, यानी सारे देश मिल करके चीन को जवाब देने का काम करेंगे। तो इसका मतलब होता है एशियाई नाटो को इस रूप में आप समझ सकते हैं। अब क्यों नाटो होना चाहिए, क्यों नाटो नहीं होना चाहिए, हमने कई बार डिस्कस किया, और एक बार मैं इस पर एक अलग से वीडियो सेपरेट लाऊंगा, चूँकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोग्रेस हो रहा है जो आने वाले 20 साल 30 साल में भारत की दशा और दिशा बदलने का काम करेगा। तो नाटो का इंपॉर्टेंस को लेकर के मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसको भी एक बार देखें। गगनयान की सफलता, लैंडिंग का तैयार हो रहा आधार। तो गगनयान प्रोजेक्ट क्या है? गगनयान में जो है 1 सप्ताह जाकर के अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, 3 अंतरिक्ष यात्री रहेंगे। धरती के 300 किलोमीटर ऊपर जो है वो रहेंगे, 1 सप्ताह रहेंगे, और उसके बाद फिर धरती पर लैंड हो जाएंगे। तो धरती पर जो लैंड होंगे तो लैंडिंग का आधार तैयार किया जा रहा है, राइट। बिजनेस पेज पे बस ये न्यूज़ मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है, दोनों को एक बार पढ़ सकते हैं। किसान रेल योजना का विस्तार, ऑलरेडी कई बार हमने डिस्कस किया है। किसान रेल योजना जो है, भारतीय रेल और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग दोनों मिलकर इसको संचालित कर रहे हैं। जैसे पहला जो ट्रेन चला था वो चला था बिहार के दानापुर से महाराष्ट्र के नासिक तक चला था, राइट। तो यहाँ पे मान लो बिहार में जो सामान उत्पन्न होता है, खाद्यान्न सामान उत्पन्न होता है, उसको ट्रेन में लाद दिया गया, उसको भेज दिया गया नासिक, और इसी तरह से नासिक में जो सामान होता है उसको बिहार भेज दिया गया, राइट। तो एक दूसरी जगह के सामान को हम लोग एक्सचेंज कर सकें, सब्जी को एक्सचेंज कर सकें, फल को एक्सचेंज करें, इसके लिए किसान रेल योजना सरकार लाई है, जिसमें 50% किसानों को सब्सिडी मिलती है।
अब देखो ये जो है, यहाँ पे अगर आप इस न्यूज़ को ध्यान से देखोगे, अमेरिकी नौसेना के पोत ने समुद्र कानून को तोड़ा, भारत ने जताया ऐतराज। एक तो आपको ये कानून के बारे में याद होना चाहिए, UNCLOS, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है। इस समझौते को भारत सरकार ने साइन किया और इस समझौते को अमेरिका ने साइन नहीं किया। इस समझौते के तहत जो 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र होगा, जैसे 200 मान लो लक्षद्वीप है, और लक्षद्वीप का जो 200 नॉटिकल मील का क्षेत्र है, इस 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। यहाँ पे जो भी देश है उस देश का शासन होगा या उस देश की सीमा होगी। यहाँ पे कोई अन्य देश अगर कोई एक्टिविटी करता है तो उससे पहले उस देश को परमिशन लेना होगा। अमेरिका ने क्या किया है कि लक्षद्वीप के लगभग 130 नॉटिकल मील दूर पे जो है कुछ वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह किया, तो इसको लेकर के भारत ने कड़ा आपत्ति दर्ज किया है कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना चाहिए या करते तो पहले भारत से परमिशन लेना चाहिए था। अमेरिका ने कहा है कि जो है वो चूंकि अनक्लॉज को, UNCLOS को साइन नहीं किया है तो वो उसको मानता नहीं है, ठीक है। और अमेरिका का अन्य भी कहना है कि इस तरह का एक्सरसाइज जो है वो हिंद महासागर में करती रहेगी या कर रही है, राइट। तो इसको लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ा आपत्ति हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, UNCLOS इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निर्माण कार्य तेज मई तक शुरू हो सकता है। चाबहार पोर्ट, आपको पता है कि चाबहार पोर्ट ईरान में है और इसका निर्माण भारत कर रहा है। इसका मूल मकसद है कि चूँकि पाकिस्तान भारत को रास्ता नहीं देता है सेंट्रल एशिया तक पहुँचने के लिए, तो चाबहार के माध्यम से भारत अपना व्यापार फैलाएगा मध्य एशिया तक, सेंट्रल एशिया तक, अफगानिस्तान ले जाएगा या अन्य जगह ले जाएगा। इसको भी एक बार देख सकते हैं। अब देखो ये काफ़ी भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ईरान न्यूक्लियर डील जो साइन किया था अमेरिका ने, बाद में राष्ट्रपति ट्रंप आए तो उससे बाहर चले गए थे। अब राष्ट्रपति बाइडेन आ रहे हैं तो फिर ईरान न्यूक्लियर डील साइन होने की संभावना है। अगर साइन हो जाता है तो भारत फिर जो है ईरान से तेल परचेज कर सकता है, जो भारत के ऊर्जा ज़रूरत का एक अच्छा स्रोत है। भारत अपनी तेल का एक अच्छा खासा मात्रा मंगाता था ईरान से। हाल के समय में इम्पोर्टेंस इसलिए हुई हो गया है क्योंकि हमने 30% तेल की कटौती कर दी है सऊदी अरब से। सऊदी अरब के साथ हमारा वर्तमान में टेंशन चल रहा है तेल को लेकर के, राइट। एक बार इसको भी देख सकते हैं। चलिए आज इतना ही न्यूज़ था, जो इम्पोर्टेंस न्यूज़ था मैंने डिस्कस किया आपके साथ, और इसमें और डीप में जाकर के आपको स्टडी करना चाहिए। जो भी न्यूज़ मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जैसे ईरान न्यूक्लियर डील हमने डिस्कस किया, उसको डीप में जाकर के आपको स्टडी करना चाहिए। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।